आज शुरू करते हैं चैप्टर 1 का 1.2 प्रश्नावली। हाँ, जो हमारा चैप्टर 1 चल रहा था उसमें हम शुरू करेंगे अब 1.2 प्रश्नावली। कल हमने इसका वो एक उदाहरण देख लिया था। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके दिखाया था। आज सेम वैसे ही एक और क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। मैंने क्या क्या बोला था? कल जो क्वेश्चन किया था सारे क्वेश्चन सेम वैसे के वैसे ही। हाँ, बस जहाँ पर कुछ चीजें जैसे हमारे और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, √3 + 2 दे रखा है, ऐसे करके कुछ चीजें दी रखी है, वो क्वेश्चन अलग है। लेकिन जैसा ही आपको इसमें दिख रहा है ना, √5 दे रखा है या √2 दे रखा है या √3 बोल रखा है, तो उनको सेम हम डिट्टो इसी तरीके से करेंगे। सेम इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने कल किया था। बस हमें क्या है, इसमें संख्याएं बदलनी और एक बार करना करना सीख लेंगे तो वो आ जाएगा। और पक्का है, ये पेपर में हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो इसे ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। इसमें क्या बोला है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, बुक में क्वेश्चन हो सकता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पे हम। माना √5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। मैंने क्या बोला था? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें विरोधाभास का यूज करना होता है। क्या करना होता है? विरोधाभास प्रमेय का यूज करना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो बोला जाता है उसका विपरीत बोल लिखते हैं। क्या करते हैं? जो बोला जाता है हम उसका विपरीत बोलते हैं या लिखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? जैसे यहाँ पर लिखा है अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे? इसे परमेय मान लेंगे। क्या करेंगे? परमेय मान लेंगे। कल भी बताया था ये। हाँ, माना √5 एक परमेय संख्या है। माना √5 एक परमेय संख्या है। अतः माना √5 बराबर P बट्टे Q। परमेय संख्या जांचने के लिए 3 शर्तें बताई थी। परमेय संख्याओं को जांचने के लिए 3 शर्तें बताई थी। P बट्टे Q होनी चाहिए। दूसरी क्या थी? जो हमारा Q है वो क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त क्या थी हमारी? जो हमारा P, Q है वो क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और चौथी शर्त क्या थी? जो हमारे P और Q के जो हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। पी ओ क्यू जो होगा उसका एचसीएफ निकालेंगे, कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। वो सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। यही बात हमने यहाँ लिखी है, देखो। √5 बराबर P बट्टे Q। √5 को हमने क्या मान लिया? P बट्टे Q के रूप में। √5 कैसा है? P बट्टे Q के रूप में। हाँ, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। कॉमा P एवं Q सहभाज्य संख्या है। कॉमा P एवं Q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब जब P है और Q है, मैं उसका एचसीएफ निकालूंगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। हाँ, आगे चलते हैं। जो बात हमने यहाँ पर लिखी थी, जो बात हमने देखो यहाँ पर लिखी है, जो हमारी बात यहाँ लिखी है उसे हमने नीचे उतार दिया। √5 बराबर P बट्टे Q। √5 बराबर P बट्टे Q। हमने Q इधर था बट दूसरे बट्टे में था, दूसरी तरफ भेज दिया गुणा में। तो क्या हो जाएगा? 5 P बराबर √5 गुणा Q। P बराबर √5 गुणा Q। क्योंकि हमारा क्या हुआ? Q दूसरी तरफ चला गया, इधर आ गया। देखो, बट्टे की संख्या दूसरी तरफ काय में जाती है? मल्टीप्लाई में जाती है। हाँ, मल्टीप्लाई में चली गई तो क्या हो गया? P बराबर √5 गुणा Q। दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया हमने। क्या कहा? इधर वाला जो पक्ष था हमारा और इधर वाला पक्ष था, उन दोनों में क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। तो इधर भी स्क्वायर चढ़ गया, इधर भी स्क्वायर चढ़ गया। चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? हाँ, इस तरीके से इधर भी स्क्वायर, अरे यहाँ पे रह गया 5। क्या होगा? 5। अब सही। पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू पर स्क्वायर। क्योंकि ये कैसे आया? जब हम ऊपर संख्या हमारी क्या थी? P बराबर √5 इंटू में Q थे। हाँ, दोनों पक्षों में जब मैं वर्ग करूंगा तो P का वर्ग हो जाएगा, P का स्क्वायर हो जाएगा। और जब मैं इस तरफ वर्ग करूंगा तो पूरे पे स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा? पूरे पे स्क्वायर लगेगा। अब हमारा जब स्क्वायर यहाँ हो, ऊपर रूट के ऊपर जब स्क्वायर लगता है तो हमारा स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो मेरा क्या आएगा? 5 आएगा। है, 5 आ जाएगा। और जब मेरा Q है, Q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आएगी? चाहो तो इसको अलग अलग करके भी समझ सकते हैं, चाहो तो इसको अलग अलग करके भी समझ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसे ऐसे नहीं करता हूँ, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ। ना समझ में आए तो एक बार फिर से देख लो। इसे मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, जैसे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, मैं इसके रूट के ऊपर अलग कर दे रहा हूँ, गुणा में Q के ऊपर अलग कर दे रहा हूँ। तो जब मैं स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट कट जाएगा, मेरा 5 हो जाएगा। और ये स्क्वायर ये मल्टीप्लाई में मेरा Q आ जाएगा। 5 इंटू उनका मल्टीप्लाई Q स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर हुआ। देखो, यहाँ पर मैंने दोनों पक्षों में वर्ग किया, दोनों पक्षों में वर्ग करा है।
तो p पर स्क्वायर चढ़ गया बराबर में, और स्क्वायर से रूट कट गया यहाँ पर, तो हमारा क्या है 5 आया, और फिर स्क्वायर से q का स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ जो 5 था उसे मैंने क्या करा, बट्टे में भेज दिया, जो यहाँ पर 5 था उसे मैंने क्या करा, बट्टे में भेज दिया, तो क्या हो गया, यहाँ क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर बचेगा। देखो यहाँ पर जैसे भेजेंगे हम इसे, तो आप कह रहे हो कि भाई मैं इसे इधर भेजा तो ये इधर कैसे आ गए, तो इस तरीके से आएगा ये। देखो 5 बराबर पी स्क्वायर बट्टे में 5 बराबर ऐसा आएगा। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मैंने क्या करा इसमें, 5 को बट्टे में भेज दिया, 5 को बट्टे में भेज दिया, इस तरीके से नीचे आ गया। उड़ा में है यहाँ पर, दूसरी तरफ क्या भी जाएगा, बट्टे में जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बट्टे में 5 आ जाएगा, पी स्क्वायर बट्टे में 5 आ जाएगा। तो आ गया क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे में 5। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे ऐसे लिख लिया। नहीं, ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब ये जो चिन्ह होते हैं, ये मेरे चिन्ह होते हैं। देखो ये जब चिन्ह उल्टा लगा हुआ है, बिंदी नीचे की तरफ है, तो इसे क्या बोलते हैं, चूंकि। क्या बोलते हैं, चूंकि। और जब बिंदी ऊपर की तरफ है, हाँ ऐसे बिंदी ऊपर की तरफ बनी हुई है, तो इसे बोलते हैं इसलिए। इसको क्या बोलते हैं, इसलिए। इसको क्या बोलते हैं, चूंकि। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है, बिंदी मुंह, बिंदी का मुंह किसकी तरफ है, नीचे की तरफ है, एक बिंदी नीचे है और बाकी दो ऊपर है, तो ये क्या कहलाएगा, चूंकि। चूंकि पी स्क्वायर बट्टे में 5 पूर्णांक है, जो पी स्क्वायर बट्टे में 5 पूर्णांक है। कहने का मतलब है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं, यहाँ पर मैं जैसे लिखता हूं कि, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं कि जो मेरा 5 है, मेरा 4 मान लेता, 4 है, 4 का जो स्क्वायर है, 4 का जो स्क्वायर है, जब मैं 4 का स्क्वायर करूंगा, हाँ स्क्वायर करूंगा, तो कितना आएगा, 4 4 जा 4 का स्क्वायर करूंगा, कितना आएगा 16, 16/2 हो गया। 2 से मैं इसे डिवाइड दे सकता हूँ, कितनी बार जाएगा है, 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। हाँ, अब मैं कहने का मतलब इसमें मेरा ये है, जब 2 का डिवाइड 4 के स्क्वायर में जा रहा है, 2 का डिवाइड 4 के स्क्वायर में जा रहा है, और क्या आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है, 2 का डिवाइड हम 4 के स्क्वायर में कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, एक पूर्णांक आ रहा है। हाँ, तो जब मैं 4 पे से जैसे स्क्वायर हटा भी दूं, 4 पे से स्क्वायर हटा दूं, तो भी मैं 2 का डिवाइड 4 में करूंगा, तो भी मैं 2 का डिवाइड 4 में करूंगा, तो भी मेरा क्या होगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तब भी मेरे पास क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ रहा है, एक पूर्णांक आ रहा है। कहने का मतलब है, जब किसी भी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से डिवाइड हो जाता है, तो वो संख्या बिना स्क्वायर से भी उस संख्या से डिवाइड होती है। समझ में आई बात। जैसे यहाँ पर मैंने स्क्वायर लगा के 4 पे डिवाइड किया, तो यहाँ पर 16/2 हो रहा था, तो ये मेरा तो भी कट रहा था। हाँ, और मैंने जब इसका स्क्वायर हटा दिया, तो भी मेरी ये 2 से कट रही थी। कट रही थी कितनी, और आंसर मेरा कैसा आ रहा था, पूर्णांक में आ रहा था। कैसा आ रहा था, पूर्णांक में आ रहा था। वही यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, जब मेरा 5 का डिवाइड पी स्क्वायर में जा रहा है, तो ये क्या है, ये पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक है। इसीलिए इस चिन्ह बदल गया, देखो ये नीचे वाला हो गया, मुंह ऊपर हो गया, और 2 बिंदियां नीचे हो गई। हाँ, तो इसलिए पी स्क्वायर 5 से भाज्य होगा। पी स्क्वायर क्या होगा, 5 से भाज्य होगा। जैसे यहाँ पर भाज्य हो रहा है, वैसे ही पी स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, 5 से भाज्य होगा। 5 का भाग पी स्क्वायर में चला जाएगा। फिर क्या है, इसलिए पी, जब पी स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो हमें पी से स्क्वायर हटा देंगे, पी से स्क्वायर हटा देंगे, तो भी पी हमारा क्या होगा, 5 से भाज्य होगा। तो भी पी हमारा क्या होगा, 5 से भाज्य होगा। 5 का भाग पी में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इसलिए पी 5 से भाज्य है, इसलिए पी 5 से भाज्य, ये बात हमने यहाँ पर बताई। और कल वाले उसमें भी एक्सप्लेन की थी, हमने क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन की थी। माना, यहाँ तक पहुंच गए, अब करेंगे माना। माना, ये वाली जो बात है हमारी, जब हमने यहाँ पर बोल दिया कि हमारा पी स्क्वायर, जब हमने क्या बोल दिया, जब हमारा पी स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो हमारा पी बट्टे 5 भी, पी बट्टे वो पी भी हमारा 5 से भाज्य होना चाहिए। पी स्क्वायर जब हमारा 5 से 5 भाज्य है, तो हमारा पी भी 5 से भाज्य होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पी को हमने क्या मान, पी बट्टे 5 को हम क्या मान लेंगे, K1। क्या मान लेंगे, K1। क्या मान लेंगे, K1। यहाँ पर हमने क्या करा, कुछ मान लें, कुछ वैल्यू माननी है, हमने तो K1 मान लिए। कल वाले क्वेश्चन में भी हमने K1 मान ली थी, यहाँ पर भी K1 मान ले रहे। आप चाहो तो कुछ भी मान ले, ए मान लो, K मान लो, वो Q मान लो, कुछ भी मान, Q तो वैसे है ही। हाँ, तो अपनी तरफ से मान सकते हो सब कुछ। मैंने K1 मान लिया, क्या माना, पी बट्टे 5 बराबर K1 हो गया। अब देखो 5 था बट्टे में, वो दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या में जाएगा, गुणा में चला जाएगा, तो 5 K1 हो गया। हो गया कि नहीं, अब ये हो गया, P बराबर 5 K1 आ गया। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का जो वैल्यू थी हमारी, P की वैल्यू कितनी आई, 5 K1 आ गई, 5 K1 आ गई। उसको मैंने क्या करा, इसमें जाके समीकरण 1 में रख दिया। तो समीकरण 1 में जो यहाँ पर P है ना, यहाँ पर P है, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 5 K1 आ जाएगा, 5
K1 आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, देखो इधर, देखो जो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारी वैल्यू आई है P बराबर क्या आई है, 5K1, यही तो आई है 5K1। और समीकरण एक में क्या है हमारे, Q बराबर क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन में 5। हमारी P की वैल्यू सिर्फ इतनी है, कितनी है, ये 5K1। तो हम P की जगह पे क्या रख देंगे, 5K1, और पूरे पे क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर चढ़ा हुआ है, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर चढ़ा हुआ है। बट्टे में क्या है, 5 आ जाएगा, बट्टे में क्या है, 5 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो चलेगा ही चलेगा, बट्टे में 5 आएगा। जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, जब इसका हम स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर, जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। यहाँ K1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, K1 का स्क्वायर, इसके बीच में मल्टीप्लाई चल रहा है, मल्टीप्लाई चल रहा है, लेकिन हम उसको वैसे नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बीच में मल्टीप्लाई चल रहा है, यहाँ पर क्या है 5, नीचे बटे में 5 चल रहा है, 5 बन जा 5, और 5 5 जा 25, 5 बार कट गया कि नहीं कट गया ये, हाँ। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5K2, के पर पावर के पर पावर 2 या के स्क्वायर, हाँ। यहाँ पर क्या हो गया हमारा, पी क्यू स्क्वायर बराबर 5, हम क्या लिख रहे हैं, अरे हाँ ये गई, ये गई, हम कहाँ पहुंच गए, ये देखो क्यू स्क्वायर बराबर 5K1 पर स्क्वायर, हाँ ये तो हो जाएगा। जब हमें क्यू स्क्वायर तो हमारे ऐसे के ऐसे ही चल रहे थे, इधर भी ऐसे ऐसे ही चल रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ, 5 से 25 को हमने डिवाइड दे दिया, 5 से 25 को डिवाइड दे दिया, तो कितनी बार गया, 5 बार गया, कितनी बार गया, 5 बार, ऊपर 5 बचा, और यहाँ पर हमारा K1 का स्क्वायर बचा। वो बात हमने यहाँ पर सेम लिखी है कि नहीं लिखी, यहाँ पर देखो यही बात लिखी है, देखो यहाँ लिखी है। जब हमने समीकरण एक में रखने पर मान रख दिया, क्यू स्क्वायर हमारा बराबर में चल रहा है, हाँ 5 में, वो पी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 5K1 लिख दिया, उस पर स्क्वायर चढ़ा दी, उस पर क्या करा, स्क्वायर चढ़ा दी। जब 5 का स्क्वायर खोलेंगे 25 हो गया, और K1 का क्या हो जाएगा, K1 स्क्वायर हो जाएगा, 5 से 25 को डिवाइड दे दिया तो कितना आएगा, 5 आएगा। ये वाली वैल्यू हमारी आ गई, यही वैल्यू तो आई थी हमारी यहाँ पर, देखो यही वैल्यू आई थी, वही वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, अब देखो यहाँ पर क्या है, अरे एक चीज कम रहेगी, स्क्वायर ये रह गया K1 का स्क्वायर। ये देखो यहाँ पर जब हमारा क्या लिखा हुआ है, क्यू स्क्वायर बराबर में 5K1 का स्क्वायर, ये तो लिखा है, देखो सेम बात ऊपर भी ऐसी थी, ऐसी थी। हम क्या करेंगे, जो 5 हमारा, जो हमारा 5 है उसे क्या करेंगे, बट्टे में भेज देंगे। जो हमारा 5 है मल्टीप्लाई में चल रहा है, उसको क्या करेंगे, हम बट्टे में भेज देंगे। सेम हमने यहाँ पर उसे ऐसे बट्टे में भेज दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, K1 का स्क्वायर, K1 का स्क्वायर बराबर में क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर बट्टे में 5, क्यू स्क्वायर बट्टे में 5, ऐसे ही तो हो जाएगा। जब हमारा 5 बट्टे में चला जाएगा तो वहां पर क्यू स्क्वायर बट्टे में 5 हो जाएगा कि नहीं। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 3। समीकरण एक, समीकरण एक ये हो गया, और समीकरण 2 कहाँ है, अरे हाँ समीकरण 2 ये गया, समीकरण 2, और ये हमारा क्या है, समीकरण 3, और ये हमारा समीकरण 4 बनेगा। हाँ ये क्या हो गया हमारा, समीकरण 3। इसलिए इसलिए हाँ, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, नीचे वाले कुछ इनको क्या बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे चूंकि बोलेंगे, चूंकि बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चूंकि। इसमें इस चिन्ह को क्या बोलेंगे, चूंकि। चूंकि पी स्क्वायर बट्टे में 5 एक पूर्णांक है। जब हमने क्या बताया था, ये वाली बात यहाँ पर बताई थी, ये वाली बात यहाँ पर बताई थी कि जब हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, जब हम किसी संख्या में भाग, किसी संख्या के स्क्वायर में भाग दे रहे हैं, जैसे मैं 8 के स्क्वायर में 4 का भाग दूंगा, तो वो जैसे मैं 8 के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, कितना होता है 64, 64 में मैं जब 4 का भाग दूंगा, 64 में मैं जब 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा, वो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, हाँ नहीं, यहाँ पर 4 बन जाए 4, और ये हाँ 6 बार जाएगा कि नहीं आएगा, 16 बार जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ जब मैं इसके ऊपर से स्क्वायर हटा दूं, जैसे मैं 8 के ऊपर से स्क्वायर हटा दूं, तो भी मेरा 4 का डिवाइड इस संख्या में जाएगा, कितनी बार जाएगा, हाँ 2 बार जाएगा। दोनों ही संख्या मेरी कैसी निकल के आ रही है, पूर्णांक निकल के आ रही है, कैसी निकल के आ रही है, पूर्णांक निकल के आ रही है। तो यहाँ पर ये संख्या मेरी कैसी हो जाएगी, एक पूर्णांक हो जाएगी, क्योंकि 5 का भाग क्यू के स्क्वायर में जा रहा है, 5 का भाग क्यू के स्क्वायर में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक है, इसलिए क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य, इसलिए क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य। जब ये एक पूर्णांक है तो ये क्यू स्क्वायर हमारा 5 से भाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से भाज्य होगा। जो हमारा क्यू है, जब हमारा क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो क्यू भी हमारा 5 से भाज्य होगा। जैसे हमारा 8 का स्क्वायर 4 से भाज्य था, तो मेरा 8 भी 4 से भाज्य होगा। बात समझ में आई। तो आगे चलेंगे इसमें, हाँ क्यू भी हमारा 5 से भाज्य है, माना क्यू बट्टे 5, क्यू बट्टे 5 बराबर K2।
यहाँ पर हमने K1 माना था, यहाँ पर हमने K1 किया था इसे, वैसे ही सेम इसी तरीके से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, K2 कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे K1 किया था वैसे ही यहाँ पर K2 कर रहे हैं। समझ में आई? यहाँ से जो चीज है ना वो सेम है, यहाँ से जो हम लाइन लिखते आ रहे हैं वही सेम लाइन ही हमें पर यहाँ पर भी लिख रहे हैं। जो लाइन है सेम यहाँ पर लिख रहे हैं वैसे ही यहाँ पर लिख रहे हैं। बस यहाँ पर क्या चल रहा है, पी स्क्वायर, यहाँ क्या चल रहा है, क्यू स्क्वायर, क्योंकि हम दोनों संख्याओं को चेक कर रहे हैं। जो पी बट्टे क्यू है उन दोनों संख्याओं को हम चेक कर रहे हैं। देखो पी बट क्यू बट्टे 5 बराबर K2 मान लिया हमने, यहाँ पर K1 माना था, यहाँ पर क्या हो गया, K2 हो गया। हाँ, जब नीचे जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने साइड में कर दिया। तो यहाँ पर जो 5 हमारा उसको बट्टे में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो काहे में जाएगा, गुणा में जाएगा। काहे में जाएगा, गुणा में जाएगा। यहाँ पर बट्टे में दूसरी तरफ भेजेंगे तो काहे में जाएगा, गुणा में जाएगा। वो हमने गुणा में भेज दिया तो क्या हो गया, Q बराबर 5K2। यही तो हो जाएगा, Q बराबर 5K2। अब देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 4 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 4 हो गया। अब देखो समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है। समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 ये है हमारा, समीकरण 2 ये है हमारा, समीकरण 2 ये है, और समीकरण 4 हमारा ये गया, समीकरण 4 ये गया। से स्पष्ट है कि 5 स्पष्ट है कि 5 P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो हमारा 5 है वो P और Q का एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, कि P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या है। P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या किसको कहते हैं, सहभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वो संख्या जिसका हम एचसीएफ निकालेंगे, जिसका मासा निकालेंगे, जिसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। जैसे मैं 2 का और 3 का, जैसे मैं मानता हूं 2/3 है, ये मेरा एक परमेय संख्या है, ये मेरी परमेय संख्या है। ये हमारे सारे क्राइटेरिया पूरे करती है, सारी शर्तों को पूरा करती है। लेकिन हमारे एक शर्त और है इसमें, कि ये दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब इस चीज को हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे कि ये सहभाज्य संख्या है कि नहीं। तो हम इसका क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। 2 का गुणनखंड करूंगा मैं, 3 का गुणनखंड करूंगा। कर लिया तो मेरे 2 के गुणनखंड कितने आए, 2 गुणा 1 है। 3 के कितने आए, 3 गुणा 1। हाँ, जब मैं इसका एचसीएफ निकालने जाऊंगा, तो इसमें क्या कॉमन है, 1 ही तो कॉमन है। तो मेरा क्या आएगा, एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, एचसीएफ 1 आएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, जो हमारा P है उसका एचसीएफ कितना है, 5। यहाँ पर P का एचसीएफ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। Q का एचसीएफ भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये तो बात खराब हो गई, क्योंकि जब हमने कह दिया सहभाज्य संख्या, तो सहभाज्य संख्या का सीधा सीधा मोटिव है कि भैया 1 के अलावा कोई भी संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकती। सिर्फ 1 ही हो सकता है, उसके अलावा कोई भी संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने चाहिए। समझ में आई, उसके 2 3 4 ऐसे करके कोई भी गुणनखंड नहीं होने चाहिए। ऐसे गुणनखंड नहीं होने चाहिए। सिर्फ ऐसे गुणनखंड होने चाहिए जिसका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 2 3 4 5 ऐसे करके एचसीएफ नहीं आने चाहिए। कितना आना चाहिए, सिर्फ 1 ही आना चाहिए। यहाँ पर तो 5 भी आ रहा है, इसका भी 5 आ रहा है। तो जैसे 5 आ रहा है तो 5 गुणा 1 हो ही जाएगा। 2 हो गए कि नहीं हो गए। लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमारे पास 1 ही होना चाहिए, ना कि 5 होना चाहिए। तो ये वाली बात हमारी क्या हुई, यहाँ पर गलत हो रही है। तभी हमने क्या लिखा, समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि 5 P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए P एवं Q सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये वाली बात को इन्हें झुठला दिया। क्या कर दिया, झुठला दिया। P एवं Q सहभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमारा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर जो हमने माना था, क्या माना था, √5 एक परमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो गया, कथन गलत हो गया। ये कथन हमारा गलत हो गया, इसलिए √5 एक अपरमेय संख्या है। बात समझ में आई। ऐसे ही करके सेम आपको ऐसा का ऐसा ही पेपर में लिख के आना है। ऐसे ही सेम आपको पेपर में लिख के आना, लिख के नहीं आना। पहली बात तो आपको समझना है ध्यान से, नहीं समझोगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। लिखने जाओगे, रटने जाओगे तो चीजें भूल जाओगे। क्या करना है, ध्यान से समझना है इसको, वीडियो को रिपीट देखना है। नहीं समझ में आएगा फिर रिपीट देखना है। और तो भी ना समझ में आए, क्या चीज नहीं समझ में आई वो कमेंट बॉक्स में बता देनी है। समझ में आया। ऐसे ही सेम एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे ही हमारे पास एक √2 और है। हाँ, ऐसे ही करके जब हमारे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, √3 पूछा उसने, हाँ √5 पूछा,
हाँ, √5 पूछा, ये अपरिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं, ये सिद्ध कीजिए। तो हम यही सेम डिट्टो इसी तरीके से करेंगे, इसको सेम इसी तरीके करेंगे, बस हमारी संख्या बदल जाएगी। हमारी क्या होगी, ये जो संख्या है हमारी, ये बदल जाएगी। बात समझ में आई? हाँ, तो अब कल मिलेंगे हम अगले क्वेश्चंस के साथ। हाँ, तो इसको क्या करना है, अच्छी तरह रिवाइज करना है और लगातार इसको करते रहना है, रिपीट करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना है, जो पेपर तक हमें सही से आ जाए। और पेपर के लिए ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो हमें क्या करना है, जितनी से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करनी है। कल मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।